प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका के अंदर कक्षा 7 हमारा पर्यावरण पाठ 5 जल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अध्याय 5 जल, और यहाँ पर एक संसार का मानचित्र बना हुआ है। तो दिया गया मानचित्र किसका है? तो ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हो संसार। तो इसमें उत्तर आपका होगा संसार। आगे है मानचित्र में महासागरों का पहचान को नीला रंग भरो तथा नीचे इन महासागरों के नाम लिखो। तो मैंने यहाँ पर महासागरों के नाम इस चित्र के अंदर ही लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। ये प्रशांत है, ये अंटार्कटिक महासागर है, यहाँ तक ये प्रशांत है, ये हिंद महासागर है, ये फिर प्रशांत महासागर है। तो ये नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। ग्लोब या एटलस की सहायता से किन्हीं 10 सागरों के नाम लिखो। तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, काला सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर, तस्मान सागर, अरब सागर, बाल्टिक सागर। भारत के दक्षिण तट पर कौन सा महासागर है? नाम लिखो। तो भारत के दक्षिण तट पर हिंद महासागर है। महासागरों का जल खारा होता है, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें लवण घुले होते हैं। समुद्रों में महासागरों के पानी में क्लोरीन व सोडियम के आयन होते हैं। तुम्हारे आसपास वर्षा के जल का स्रोत क्या है? आसपास जल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वर्षा, नदियाँ, झीलें और कुएं हैं। चित्र में जल चक्कर दर्शाए गए क्रम के अनुसार नाम लिखो, विभिन्न क्रमों को स्पष्ट करके लिखो। तो यहाँ पर वाष्पीकरण, संघनन, बादल, वर्षा मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, आप भी लिख लेना। जल बजट से तुम क्या समझते हो? तो यहाँ पर एक क्षेत्र या जल निकाय में प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा और निकास की गई पानी की मात्रा को जल बजट कहते हैं। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि उपयोग में आने वाली पानी की मात्रा अत्यंत कम है, यानी जो अलवणीय जल है वो बहुत कम है। विश्व जल दिवस पर तुम अपने साथियों पर जल संरक्षण के बारे में कैसे बताओगे? तो रोल प्ले या नाटक से बता सकते हैं, पोस्टर, घटनाएं बताकर हम बता सकते हैं। पृथ्वी पर स्थल भाग की तरह समुद्र में भी ऊंचे पर्वत, मैदान और गहरी खाइयाँ होती है। समुद्रों के अंदर ज्वालामुखी फटते हैं। ऐसा होता है तो समुद्र के तल में भूकंप आते हैं और इससे समुद्र में ऊंची लहरें उठती है। जब ये लहरें तट के पास पहुंचती है तो काफ़ी ऊंची तथा भयंकर हो जाती हैं। ये लहरें सुनामी कहलाती हैं। ये तटीय क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ऐसा दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में हुआ था। क्रियाकलाप 3, जब समुद्र या झील की सतह पर तेज हवाएं चलती है तो पानी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो लहरें उठती हैं। यदि तूफानी हवाएं समुद्री लहरें होंगी तो इसका समुद्र तटीय पर रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वहाँ पर पानी आने के कारण तटीय क्षेत्र के लोगों को बाढ़ व तूफानी हवाओं के कारण घरों को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ के पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु मारे जाएंगे। तो आगे है चित्र बनाना है आपको पाठ्य पुस्तक की सहायता से। तो आपकी किताब में भी ये चित्र दिया हुआ है। लघु ज्वार भाटे में क्या होता है? यहाँ पर सूर्य, पृथ्वी और 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, और यहाँ पर 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं दीर्घ ज्वार भाटा के अंदर। तो आप ये चित्र आपकी किताब में भी दिया हुआ है, आप देख करके बना सकते हो। नाविक के रूप में तुम ज्वार भाटा का कैसे उपयोग करोगे? तो नाविक ज्वार के साथ मछली पकड़ने के लिए खुले क्षेत्रों में जाते हैं, जिससे आसानी होती है उसको। ज्वार भाटा के क्या फ़ायदे हैं? ज्वारीय ऊर्जा में है, मछली पकड़ने में है। कल्पना करो तुम समुद्र किनारे खड़े हो, बताओ किस समय समुद्र का पानी तुम्हारे नज़दीक होगा और किस समय दूर जाएगा? ज्वार के समय नज़दीक होगा, भाटे के समय दूर होगा। क्या तुमने किसी नदी को बहते हुए देखा? स्थल भाग की नदियों के समान ही महासागरों में भी नदियाँ चलती हैं, इन्हें धाराएँ कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, ठंडी धारा तथा गर्म धारा। तो नीचे दी गई तालिका में विभिन्न धाराओं के नाम दिए, पता करो ये गर्म है या ठंडी तथा वे किस महासागर की हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, उत्तरी अंटार्कटिक की है। ब्राज़ील धारा गर्म व ठंडी दोनों है, ये दक्षिण अंटार्कटिक की है। हम्बोल्ट धारा ठंडी होती है, ये प्रशांत महासागर की है। क्यूरोसिया धारा गर्म होती है, ये प्रशांत महासागर की है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी होती है, हिंद महासागर की है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। क्रियाकलाप 6, बताओ क्या कारण? जिन तटीय क्षेत्रों में निकट गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती है वहाँ प्राय वर्षा होती है। तो वहाँ पर वाष्पीकरण प्रक्रिया लगातार होने के कारण पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, ठंडा होता है, संघनित होता है, बारिश होती है। ठंडा जल नीचे बैठ जाता है। घनत्व ज़्यादा होने के कारण भारी हो जाता है, नीचे आ जाता है। गर्म जल का घनत्व कम होगा, हल्का होगा, ऊपर उठेगा। नॉर्वे के तटीय भाग में सर्दियों में पानी जमता नहीं है, तो गर्म अंटार्कटिक धाराएं बहने के कारण वो जमता नहीं है। तो यहाँ पर देखो सही मिलान करना था। ज्वार होती है वो कहाँ? बाटे से संबंधित है। क्यूरोसिया गर्म धारा है, धाराएं समुद्र के अंदर उत्पन्न होती है। ओयासिया ठंडी धारा है, बर्फ की नदी हिमानी कहलाती है।
आगे अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए महासागरीय धाराओं वाले मानचित्र में देखकर बताओ भूमध्य रेखा के पास कौन सी धारा बहती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गर्म धारा बहती है। ध्रुवों के पास कौन सी धारा बहती है। तो ठंडी बहती है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं किस दिशा में मुड़ रही होती हैं। तो दाईं ओर। तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हमारा दाएं हाथ की ओर था, दक्षिण गोलार्ध में हमारे बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती है। लिखे स्थान की पूर्ति करो। गर्म व शीत जल धाराओं के मिलने के स्थान पर मछलियों को पर्याप्त भोजन मिल जाता है। तो मैंने लिखा हुआ है लहरों की शक्ति का प्रयोग खालिस्तान उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए। गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहती है और ठंडी महासागरीय धाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का जो अध्याय 5 हमने जल पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।